दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। मैं सुपर टेट की क्लास लेके आई हूँ। उसमें जो है आज मेरी पहली क्लास है। जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है बाल विकास सब्जेक्ट जो है वो बाल विकास पढ़ाने वाली हूँ। और बाल विकास अभी स्टार्ट की हूँ पढ़ाने के लिए, जो कि आज से शुरू हो जाएगी, क्लास शुरू है। और इसके बाद जो सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे आप लोगों को जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो है यहाँ पे बाल मनोविज्ञान को जो है सुपर टेट में 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो है पहला टॉपिक जो है हमारा, पहला जो पार्ट है वो है बाल विकास, दूसरा है शिक्षण कौशल और तीसरा है जीवन कौशल। तो इसमें से हम जो है बाल विकास पढ़ाने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो टॉपिक लिखे हैं वो है व्यक्तित्व भिन्नता। इस प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। उनका कहना था किसी भी 2 व्यक्तियों के भौतिक एवं मानसिक गुण समान नहीं होते हैं। वहीं टायलर के अनुसार जो कहना है, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली जो भिन्नता है उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। गाल्टन के बारे में हमने सोचा कि आप लोगों को जो है थोड़ा बता दें उनके बारे में। तो हमने 10 लाइन जो है उनके बारे में लिखा है। उनको किस चीज़ के लिए निर्माणकर्ता या जनक कहते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमने थोड़ा उनके बारे में, क्योंकि उनका जिक्र हुआ था फ्रांसीसी गाल्टन का इसमें कि जो है व्यक्तित्व भिन्नता का जो है जनक उनको कहा जाता है। इसलिए और भी कई टॉपिक थे उनके बारे में, तो हमने सोचा कि उनको भी जो है आप लोगों को बता दिया जाए। इसलिए हमने इसको जो है आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो सुजनन शास्त्र के जनक भी जो है फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। और दूसरा है बुद्धि का पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। और बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी का निर्माण जो है ये भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और चौथा है व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन के जनक फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया। और 5वां है हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी गाल्टन। इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है फ्रांसिस गाल्टन की जो है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इनकी पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस, नाम है पुस्तक का। और 6वां है निर्धारण मापनी के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। 7वां जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन भी इन्होंने फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। और 8वां पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया। और 9वां जैव सांख्यिकी का नियम, वंशानुक्रम का नियम भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और 10वां असफल लोगों का अध्ययन भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। वो है व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार। ये है पहला वाला हेडिंग है। इसमें पहला वाला पहले फिर से शुरू करें, गलत नहीं व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है जो हमारा, भाषा के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरा पॉइंट है इसी में हमारा, बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है। और यहीं पर दूसरी हेडिंग है हमारी इसी में, लिंग के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। और इसी में दूसरा पॉइंट है, एक ही परिवेश में रहने वाले लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में सहनशीलता का भाव अधिक पाया जाता है। और तीसरा हेडिंग है हमारा इसी में, बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। बालकों में बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई पड़ती है।
बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक बुद्धिमान है। इसी में पॉइंट तीसरा है हमारा, बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, जिसमें बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से जो है 110 के बीच में सामान्य होती है। अगर 90 से 110 के बीच में जिनकी बुद्धि लगती है वो जो है सामान्य पाए जाते हैं। वहीं 120 से अधिक अगर बुद्धि निकलती है तो वहाँ प्रतिभाशाली उस बालक को हम प्रतिभाशाली श्रेणी में रखते हैं। तथा 71 से अगर कम बुद्धि है, अगर किसी भी बालक की 71 से बुद्धि लब्धि निकालने पर 71 से कम पाया जाता है तो उस बालक को हम जो है जड़ बुद्धि कहलाती है, यानी कि जड़ बुद्धि कहते हैं। जो है चौथा प्रकार है जो है चौथी पॉइंट हेडिंग है इसमें प्रकार के अंतर्गत, अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। यदि बच्चे किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चों को जिस प्रकार का आप वातावरण देंगे, जिस समुदाय में रखेंगे, जिस परिवार में रखेंगे, जैसे माहौल में रखेंगे, बच्चे उसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ, उसी प्रकार की जो है दिनचर्या अपनाते हैं, आदत अपने आप आदत उनकी पड़ जाती है। इसमें तीसरा है, आर्थिक सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि दोनों में सह संबंध पाया जाता है। इसके पश्चात भी निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में अनेक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक भी पाए जाते हैं। और पांचवी हेडिंग हमारी है इसके अंतर्गत, जाति से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नता। इसमें क्या है, समाज में जाति एवं नस्ल संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए। और इसी में सोच सामाजिक एकता बनाए रखने में बाधा का कार्य करती है। वहीं छठवां हमारा है, संवेग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता के लिए हुए होते हैं, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषताएं बालकों में समान रूप से पाई जाती हैं। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ वहीं पर बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और वहीं पर कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालक में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। सातवीं हेडिंग में हमारी धार्मिक आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। पहला पॉइंट है इसमें, धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि अलग अलग धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को नियंत्रित करता है। दूसरा उसी में है पॉइंट, संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। आठवीं हेडिंग है हमारी, शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर जो है बहुत नॉर्मल सी बात है, जो है हर किसी की जो है पर्सनालिटी सबकी मैच नहीं होती, किसी की भी पर्सनालिटी एक दूसरे से मैच नहीं हो सकती। ये तो उसके बाद शारीरिक विभिन्नता रूप, रंग, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। नवीं हेडिंग हमारी, व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता।
प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है या नहीं रह सकता है, एक ही बात है। टाइलर के अनुसार संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं के आधार पर प्रभावित होता है। 10वीं हेडिंग हमारी आवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता। विभिन्न यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर ता लिखना जो है भूल गए थे। विभिन्नता। सभी बालकों की अभिव्यक्ति एक समान नहीं होती है और सभी बालकों की रुचियां भी एक समान नहीं होती हैं। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है तो कुछ बालकों में अपेक्षाकृत कम होती है। बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण का अधिक योगदान होता है। आप बालक को जिस तरीके से जो है वाटसन का कहना है कि आप मुझे एक छोटा सा बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, पुलिस, डाकू, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर माहौल सिर्फ वातावरण और परिवेश का है। वातावरण जो है बहुत प्रभावित करता है जीवन को, बच्चे के जीवन को ही नहीं, सभी के जीवन को, सभी के लाइफ में बहुत महत्व रखता है। तो अगली हेडिंग जो हमारी वो है व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली जो हेडिंग है हमारी बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के आधार पर बालकों में स्पष्ट विभिन्नता पाई जाती है। बुद्धि माप कर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को माप सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांकों के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं और हम इस बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों की बौद्धिक विभिन्नता के अंतर का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण शैक्षिक उपलब्धि होती है। शैक्षिक उपलब्धि को माप कर हम व्यक्तिगत विभिन्नता की मात्रा का अनुमान लगा पाते हैं। तीसरा है संवेग परीक्षण। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन संवेग परीक्षण के आधार पर भी किया जाता है। विशेष परीक्षणों एवं उपकरणों के माध्यम से बालकों की संवेगात्मक के स्तर का मापन करके यह ज्ञात कर लिया जाता है कि कौन बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर है अथवा अस्थिर। और चौथी हेडिंग जो है हमारी वो है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से यह आसानी से सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बालकों में कौन सी अभिक्षमता के विचार से कितनी विभिन्नता है। इसका विशेष लाभ शिक्षकों को होता है। और 5वीं हेडिंग जो है हमारी अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण के आधार पर भी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन आसानी से किया जाता है। अभिरुचि के अंतर्गत बालकों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालकों की अभिरुचि कुछ खास विषयों में अधिक होती है, जबकि अन्य दूसरे विषयों में उनकी अभिरुचि कम होती है। और 6वीं हेडिंग है हमारी व्यक्तित्व परीक्षण। विभिन्न व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से यह आसानी से सुनिश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति या छात्र के शील गुणों में अन्य छात्रों एवं व्यक्तियों के शील गुणों से कितनी अधिक या कम विभिन्नता है। आइए हमारी अगली हेडिंग जो है वो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व भिन्नता। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व भिन्नता का निम्न महत्व है। शिक्षा का स्वरूप। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान
शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हों तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। पाठ्यक्रम का निर्धारण। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिक विभिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। बालकों के निर्देशन में भी व्यक्तिक विभिन्नता की विशेष भूमिका होती है। व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए वह उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, यहीं तक लेते हैं इसको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।